दोस्तों आज हम 10th क्लास की संविधान की एनसीईआरटी से नोट्स बनाना सीखेंगे। 6, 7, 8, 9 क्लास के एनसीईआरटी से नोट्स बनाना हम सीख चुके हैं, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी से सीखेंगे हम नोट्स कैसे बनाएं। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी। पहले हम देखते हैं कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं। इस बुक में हमारे 8 चैप्टर है और अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और जो जहाँ से हम नोट्स बनाएंगे उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अब और हमें यहाँ से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। अब हम देखेंगे आगे। अब हमारे चैप्टर हो गया है ख़त्म और नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है संघवाद। यहाँ पे हम देखते हैं संघवाद क्या है। अब हम देखेंगे संघवाद क्या है। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उनके अधीन होकर काम करती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधीन अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। संघीय व्यवस्था भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है संघीय व्यवस्था के। हम आगे देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। भारत राज्यों का संघ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था: संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 सूचियाँ इस प्रकार है: संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। संवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारें की साझी दिलचस्पी में आते हैं।
इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हम आगे देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। भाषा नीति। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति दे रखी है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। भारत में विकेंद्रीकरण। स्थानीय शासन। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, लोकतंत्र और विविधता। चैप्टर नंबर 3। यहाँ हम देखेंगे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चले थे। आगे देखते हैं यहाँ से हमें क्या नोट्स बनाए। ये सब हमें पढ़ लेना है पूरा, और जो भी हम नोट्स बनाएंगे उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, तभी नोट्स बनाएंगे। 3 आयाम। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग को मान लेना आसान है। नंबर 3, तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है।
किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति की एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले नंबर 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ से नोट्स बनाना है। ये सब हमें पढ़ लेने हैं, हमें यहाँ से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। हमें अगर नोट्स बनाने हैं तो हम यहाँ से बनाएंगे। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुँच सकी है। राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायत या राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारें यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। एक ही कार्टून है। यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। क्या आप इस नज़रिए से सहमत हैं? ये आप देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे सांप्रदायिकता। जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। आगे चलेंगे और हम नोट्स बनाएंगे। वर्ण व्यवस्था। जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से उनके नीचे। ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नया चैप्टर जनसंघर्ष और आंदोलन, इसे भी हम पढ़ लेंगे और जहाँ ज़रूरी होंगे तो हम वहाँ पे नोट्स बनाएंगे, लेकिन अभी हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यही है हमारे लिए नोट्स बनाने का और हम इसे पूरा पढ़ लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे यहाँ से हम कुछ भी। अब हमारा ये नया चैप्टर है राजनीतिक दल। ओके। राजनीतिक दल का अर्थ देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करना ही काम करता है। समाज में सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीति और कार्यक्रम तय करता है। ये हुआ राजनीतिक दल का अर्थ। अब हम आगे देखेंगे राजनीतिक दल की जरूरत। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम देखेंगे कितने राजनीतिक दल है। राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं, लेकिन यहाँ पे किताब में 7 ही दिए गए हैं। जो अभी आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा मिल चुका है, तो उसे मिलाकर 8 हो गए हैं। राजनीतिक दल का दर्जा कैसे मिलता है? राज्य क्षेत्र में जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यह है राज्य में राजनीतिक दल। और अब राष्ट्रीय दल का, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। ये देखिए, दिसंबर 2017 में 7 राष्ट्रीय दल थे, लेकिन अभी फिलहाल में ही 2022 लगभग लास्ट में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो कुल मिलाकर 8 राष्ट्रीय दल है भारत में। अब देखेंगे, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। अब हम इसमें देखेंगे हम यहाँ से क्या नोट्स बनाने हैं। लोकतंत्र के परिणाम, ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे अपनी नॉलेज के लिए, अच्छा है इसे पढ़ना। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होता है? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिबद्धताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। नागरिक की गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें हम देखेंगे
ये भी हम पढ़ लेंगे। देखेंगे ये हमारी किताब कंप्लीट हो चुकी है। हमने 10th क्लास के NCERT से भी नोट्स बनाने सीख लिए हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, पूरी किताब हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम 11th क्लास के NCERT से कैसे नोट्स बनाएं संविधान के लिए। UPSC, स्टेट, PCS अन्य किसी भी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है GK। और हम ऐसे ही अन्य क्लास की भी NCERT से नोट्स बनाना सीखेंगे। बाय, धन्यवाद, थैंक यू।